एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ पर्यावरण का पार्ट 4 सीटेट जुलाई 2023 के लिए और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ये कुछ विशेषताएं बताई गई हैं और नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। ये सारे स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है और कौन से नहीं है। तो ऑप्शन ए है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। ऑप्शन बी है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं। सी है पत्थर के खंभों पर जमीन के से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। और डी है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ई है लकड़ी के फर्श। ये सारी क्या है, एक घर की जहाँ पे बनाया गया है, ये इसकी विशेषताएं हैं। इस तरीके के वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। नीचे दिया है कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। हाँ, तो ये क्या है, लेह और लद्दाख की घरों की ये विशेषताएं हैं। उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन से विशेषता है और कौन सी नहीं है। तो नहीं वाले को नहीं बताना है, कौन सी है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। तो ये तो करेक्ट है, वहाँ पे ऐसा है कि निचली मंजिल में वहाँ पे जो घर होते हैं वहाँ पे खिड़की नहीं होती है। बी है कि पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं है। फिर सी है पत्थर के खंभों पर जमीन के लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी ऐसा विशेषता नहीं है लेह लद्दाख के घरों में। डी है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं, तो ये करेक्ट है। डी है वहाँ पे क्या है, लकड़ी के फर्श पाए जाते हैं, लकड़ी के फर्श बनाए जाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, डी और ई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है, ये देखिए मैच कर रहा है कि ए, डी और ई, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक, घरों की निचली मंजिल में खिड़कियों का न होना, हाँ वहाँ पे खिड़की नहीं होती है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी की फर्श होती हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। ऑप्शन बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन सी है बर्फ मुफ्त से मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ऑप्शन डी है ध्रुवी जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, तो इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एस्किमो जो होते हैं ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं और इनके घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। तो एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की जो दीवारें हैं, दीवारों के बीच मौजूद क्या है, हवा अंदर की जो गर्मी को क्या है, बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कि ये इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, किसके कारण करते हैं, बर्फ के दीवारों के बीच में जो होती है मौजूद अंदर हवा जो गर्मी को बाहर जाने से क्या है, रोकती है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से
झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है? क्या किया जाता है? लीपा जाता है। तो ये किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन बी चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन सी है खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, और ऑप्शन डी है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, तो वो क्यों लीपा जाता है उन्हें? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कीटों को दूर रखने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की जो फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को क्या हो, कीटों से बचाया जा सके। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है और ये सुरंगें पर्वतों में हैं। ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो जब कोई क्या है व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह उनके सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंग पर्वतों में है, तो वो आपको बताना है कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट में। अहमदाबाद से केरल की जब यात्रा करता है तो उनके सुरंगों को वो पार करता है, तो वो है पश्चिमी घाट के। विंध्याचल पर्वत जो है ये मध्य प्रदेश में एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है, और अरावली पर्वत श्रेणी ये राजस्थान में स्थित है। और पूर्वी घाट में जो है पूर्वी घाट ये आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का समुद्री तट है। तो पश्चिमी घाट पर क्या है, महाराष्ट्र, ये पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट के सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष को देखा होगा? तो ये एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। एक जो यात्रा परिवहन से रिलेटेड कोई चैप्टर है एनसीईआरटी ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक में, तो उसमें रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, तो वहाँ उसे क्या है, ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्ष से क्या है, भिन्न है। तो उसने केरल में कौन सा वृक्ष देखा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है नारियल, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी चिड़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नारियल। ठीक है, नारियल इसका करेक्ट आंसर होगा। केरल में नारियल के वृक्ष जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये अत्यधिक क्या होते हैं, ऊंचे भी होते हैं, जबकि शिमला में पाए जाने वाले वृक्ष कम ऊंचाई के होते हैं। और रेहाना ने केरल में नारियल के वृक्ष देखे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? रेल टिकट के बारे में आपको बताया है। इसमें उसकी भी क्या है, जानकारी दी गई है, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है नीचे के ऑप्शन से। तो ऑप्शन ए है, ये स्टेटमेंट दिए हैं, टिकट एक बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ये होना चाहिए टिकट बुक पे। ऑप्शन बी है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये होना चाहिए। सी यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। डी है ट्रेन का नंबर का नाम व स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ई है अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। तो
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले तो ये स्टेटमेंट हमको देखना होगा ना कि कौन सा ये करेक्ट है कौन सा नहीं है। जब हम ट्रेन की यात्रा मतलब रेल की यात्रा करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें, कभी आपने देखा है टिकट कि उसमें क्या क्या लिखा रहता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है कि बच्चों को भी इसकी जानकारी हो। तो चलिए, तो ये है टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। हाँ, ये होना चाहिए। तो ये क्या है? करेक्ट है। बी है डिब्बे का नंबर ना, हाँ, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी करेक्ट है। फिर है यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग, ये होना चाहिए। तो ये क्या है? ये रॉन्ग है। फिर है डी कि ट्रेन का नंबर और नाम व स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, ये क्या है? करेक्ट है। उसके बाद है ई कि अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, तो ये भी क्या है? करेक्ट है आंसर। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट ए सी वाला जो है गलत है, बाकी सब ए बी डी ई ये करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, कि एक आरक्षित रेल टिकट जो होता है उसकी निम्न जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, बर्थ और डिब्बे के नंबर, उसका किराया, और ट्रेन का नंबर और नाम, और वहाँ स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय, ये आपका होना चाहिए। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए आरक्षित रेल टिकट से जो प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीधाम जो कि गुजरात में है, गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मतलब कि मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद मतलब कि आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद जाना चाहता है। उसके सफ़र में मतलब कि यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? तो आपको मैपिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ, कि कौन सी प्लेस कहाँ पे है, कौन सी जगह कहाँ पे, मतलब मैप में आप देखते हैं ना कि केरल कहाँ पे, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, एमपी कहाँ पे, हैदराबाद कहाँ पे है। तो ये प्लेसेस का आपको दिशाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है पहले दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा में। ऑप्शन बी है कि पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी है पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। फिर है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले पूर्व दिशा में होगा और फिर दक्षिण दिशा में। कैसे होगा? गांधीधाम कहाँ पे? गुजरात में है। कि रहने वाले जो व्यक्ति को पहले क्या है? भोपाल मतलब कि मध्य प्रदेश जाने के लिए पूर्व दिशा, वो क्या है? पूर्व दिशा की ओर में जाना होगा, क्योंकि गुजरात से क्या है? भोपाल पूर्व दिशा में। यहाँ पे गुजरात है मान लीजिए, जैसे ये इंडिया का मैप है, ये आपका इंडिया का मैप हो गया, यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, ठीक है, यहाँ पे गुजरात हो गया और गुजरात से उसे क्या करना है? भोपाल जाना। तो यहाँ ये जो दिशा है वो क्या है? पूर्व दिशा है। और फिर वहाँ पूर्व दिशा है मतलब कि मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मध्य प्रदेश जो कि भोपाल में है। वहाँ से आपको क्या करना है? हैदराबाद जाना है, हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, हैदराबाद। तो जाने के लिए क्या है? आपको दक्षिण दिशा में जाना होगा। क्या है? यहाँ पे आप दक्षिण दिशा में गए, साउथ में जाना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे भोपाल है, भोपाल यहाँ पे भोपाल है नहीं इस जगह पे,
और यहाँ से आपको हैदराबाद जाना है, तो हैदराबाद क्या है, दक्षिण दिशा में है। तो इसलिए आपका क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले पूर्व दिशा में जाएंगे, फिर उसके बाद फिर दक्षिण दिशा में। ठीक है, गांधीधाम का रहने वाला कोई व्यक्ति है, पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, तो उसको कैसे जाना होगा, पहले पूर्व दिशा में जाएगा और फिर दक्षिण दिशा में। तो ये आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। और इंडिया के सारे जो मैप है 28 स्टेट है ना, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे कौन कौन सी जगह है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बिरूनी, जो अल बिरूनी है, बरूनी कौन था? ऑप्शन ए, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। ऑप्शन बी है, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऑप्शन सी है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन डी है, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो अल बिरूनी था वो उज्बेकिस्तान का यात्री था। अल बिरूनी ने हमारे देश में बहुत ही बारीकी से क्या है, चीज़ों को देखा और उनके बारे में लिखा। तो खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से क्या है, अलग लगी, तो इसलिए क्या है यहाँ पे, जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मतलब कि जड़ों का है, सॉरी, दिया है क्वेश्चन में कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, जड़ों से पूछा है। तो ऑप्शन ए है स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्मरिक, उसको शकरकंदी, मूली और हल्दी कहा जाता है। ऑप्शन बी है कैरेट, बीटरूट, रेडिश, मतलब कि हिंदी में गाजर, चुकंदर, मूली। ऑप्शन सी बीटरूट, पोटैटो, जिंजर, चुकंदर, आलू, अदरक। ऑप्शन डी है कैरेट, टर्मरिक, जिंजर, गाजर, हल्दी, अदरक। तो ये आपको बताना है कि कौन सा समूह जो है जड़ों का है। तो इसका करेक्ट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो कैरेट, बीटरूट और रेडिश, मतलब कि गाजर, चुकंदर और मूली, ये क्या है, ये सब मूसला जो है जड़ें हैं। जबकि ये जो हल्दी है, यहाँ पे हल्दी भी दिया है ना, हल्दी, आलू, अदरक, ये सारी चीज़ें क्या है, ये तनों का क्या है, रूपांतरण रूप है। लेकिन ये जो है गाजर, चुकंदर, मूली, ये सब जड़ें हैं, मूसला जड़ें हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के ईवीएस का ये लास्ट क्वेश्चन है। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कभी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है ऑप्शन ए चिकनगुनिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी टाइफाइड, मियादी बुखार, ऑप्शन डी मलेरिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ है जिसे प्लाज्मोडियम जनित क्या है, संक्रमण बीमारी है जिसमें तेज बुखार के साथ कभी आती है। और मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की जो छाल है, सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसके छाल से मलेरिया की दवाई मतलब कि क्विनैन जो है बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये आपको मतलब क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है जो आपको नहीं समझ में आया है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि ईवीएस के जो कुछ एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे उसमें कई सारे पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पक्षियों से रिलेटेड, और उनकी विशेषताएं बताई गई हैं, जानवरों से, और
बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करके आपको एक साथ कुछ छोटे छोटे पार्ट में आपको शाम की क्लास में लेके आऊँगी, तो इससे आपको माइंड में रहेगा, तो आप क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, ठीक है। 3, 4, 5 की जितनी भी एनसीईआरटी है 3 to 5 तक, वो आप पढ़ जाइए अच्छे से, उसी से क्वेश्चन आएंगे। हमेशा मैं बोल रही हूँ, जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया तब से मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी पे फोकस करिए, आपका इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।